में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में डील कर रहे थे, है ना, जलवायु भूगोल में। और उसमें मैं आपको टेम्परेचर बता रहा था लास्ट वीडियो में। लास्ट लेक्चर जो अपना हुआ था उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देख रहे थे। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। वर्टिकल वाला हम लोग एक्चुअली कल डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अभी हम देख रहे हैं, है ना। ये दो तरह से होता है, इसको दो तरह से आप पढ़ते हैं। एक होता है इसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब हम बोल सकते हैं लंबवत वितरण। जो तापमान का वितरण है वो दो तरह से हम पढ़ते हैं। एक होता है आपका लंबवत और दूसरा होता है आपका क्षैतिज वितरण। ठीक है। लंबवत वितरण की अगर बात करें तो मैंने आपको कल बताया था कि सपोज कीजिए ये सन है और ये आपका सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, है ना। और जब पृथ्वी पर सौर विकिरण पड़ती है तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से वो। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर वॉइस प्लीज स्पीक लाउडली। ओके सर, एक बार और कंफर्म कर दें प्लीज कि वॉइस आ रही कि नहीं। यस 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 सर, द ठीक है बेस्ट। सर, अब आ रही है। म्यूट तो योर सेल्फ दोस्तों हम लोग लास्ट एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग, या लास्ट लेक्चर आप कह लीजिए, उसमें टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तापमान का वितरण। ठीक है। जिसमें दो तरह से हम तापमान के वितरण को पढ़ते हैं अपने पर्यावरण में। एक होता है आपका लंबवत वितरण जिसे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल वितरण, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या क्षैतिज वितरण। लंबवत वितरण जो होता है, आप जब धरातल से, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं एल्टीट्यूड में, है ना, जब हाइट में आप ऊंचाई पर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो आपका तापमान का, आप कह लो, लंबवत वितरण कहलाता है। अब जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर जब आती हैं, सौर विकिरण जब पृथ्वी पर आता है तो वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हिट करता है, अलग अलग तरीके से स्ट्राइक करता है। जैसे कि अगर हम इक्वेटर की बात करें तो जो सूर्य की किरण है वो लंबवत पड़ती है ना। अगर हम 66.5 डिग्री लेटीट्यूड की बात करें, मतलब 66.5 उत्तरी अक्षांश की बात करें, तो वहां पर आपकी स्लैंटेड रे पर जाएगी, तिरछी किरण जाएगी। तो जहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं वहां पर एक्सेप्शनली हाई टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण अगर इसको आप कंपेयर करें बाकी जगहों से जहां पर तिरछी किरणें पड़ रही हैं, वहां पर लो टेम्परेचर होता है। तो एक एग्जाम्पल लेकर के हम चलेंगे कि सपोज कीजिए जहां पर पृथ्वी के जिस सतह पर या जिस सरफेस पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ रही है वहां पर टेम्परेचर है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वहां पर हाई टेम्परेचर होगा तो वहां पर बनता है लो प्रेशर। जब हम लोग लंबवत वितरण पढ़ते हैं तापमान का, तो उसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होने का क्या मतलब है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जहां पर तापमान ज्यादा होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वहां की हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, और जब हवा हल्की होगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी। सपोज कीजिए इसके ऊपर की ये एयर पार्सल है, ये ऊपर की तरफ उठ गई। तो जहां पर एयर होती है बहुत ज्यादा उसे हम बोलते हैं हाई प्रेशर, और जहां से एयर जगह खाली करती है ना, वहां पर बनता है लो प्रेशर। तो यहाँ की एयर जब ऊपर उठेगी तो यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर। तो इस तरह से हमें पता चलता है जो तापमान होता है वो आपका दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो अब ये जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी, अगर यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ट्रोपोस्फीयर में मैंने आपको बताया था कि जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी, या कोई भी जब आप पर्यावरण में ट्रोपोस्फीयर में ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जो तापमान होता है वो नॉर्मल लैप्स रेट, जो सामान्य ह्रास दर है, उससे गिरता है ना, कम होता है। तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर ये आपका नॉर्मल लैप्स रेट है या सामान्य ताप ह्रास दर। इसको आप डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर लिखे तो 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। तो जब ये तापमान गिरेगा तो यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। फिर ऊपर जब जाएगा 1 किलोमीटर तो आपका 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रोपोस्फीयर में ये जो सिचुएशन दिख रही है ये नॉर्मल लैप्स रेट की है, और इसे हम टेम्परेचर के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या तापमान के लंबवत वितरण में पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसी में मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं। ठीक है। सपोज कीजिए ये सन है और ये आपका अर्थ है। सोलर विकिरण आई अर्थ पर, यहां पर बनाई हाई टेम्परेचर, और जो दूसरे लैटिट्यूड है, सपोज कीजिए वहां पर स्लैंटेड गिर रही है ना। तो अगर सरफेस पे यहां पर लंबवत पड़ रही है
तो यहाँ पर तो स्लेंटेड ही जाएगी, है ना, तिरछी जाएगी, क्योंकि यहाँ इसके सर के ऊपर है जस्ट स्टेशन। अब यहाँ पर लंबवत पड़ी तो हाई टेम्परेचर हुआ, लो प्रेशर हुआ, क्यों? क्योंकि एयर ऊपर की तरफ उठ गई। अब यहाँ पर सपोज कीजिए इस एयर का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली हवा ऊपर चली जाएगी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि वो हल्की होकर के ऊपर उठेगी, है ना, और हो सकता है थोड़ी कम भी हो, जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मल लैप्स रेट से। लेकिन जब यहाँ पर लो प्रेशर बनता है तो इस लो प्रेशर की जगह लेने के लिए जो आसपास का हाई प्रेशर है, भाई यहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, लंबवत पड़ रही है सौर विकिरण, यहाँ पर तिरछी पड़ रही है, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, है ना। तो ये जो ठंडी हवा है आसपास की, वो इसकी जगह को भरने के लिए दोनों तरफ से चलने लगती है। तो अब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि आसपास की जो हवा इसका जगह स्थान ली है वो तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर हो गया आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे हो गया आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब नीचे से ऊपर जाने पर अब आपको तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए तापमान बढ़ने लगा, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन या थर्मल इन्वर्जन, या फिर हिंदी में आप बोल सकते हैं तापीय व्युत्क्रम। तापीय व्युत्क्रम। तो प्लीज एक बार कंफर्म करें टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। नो सर, समझ आ गया। इन्वर्जन बता दीजिए। जी बताएं बताएं, एक बार और बता दूं। यस, टेम्परेचर इन्वर्जन वाला पॉइंट बस। देखिए ऐसा होता है जब आप सरफेस से ऊपर जाती हैं ट्रोपोस्फीयर में, तो आपको पता है कि टेम्परेचर गिरेगा, है ना। किस रेट से गिरता है? तो नॉर्मल लैप्स रेट से नीचे आता है। ये आपका है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाने पर आपका तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगे, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन या तापीय व्युत्क्रम। ये कैसे घटता बढ़ता है? सपोज कीजिए यहाँ पर सौर विकिरण लंबवत पड़ी, तो यहाँ पर टेम्परेचर हुआ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगा, है ना। तो अब ये जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाली एयर है वो जब ऊपर जाएगी कन्वेक्शन के माध्यम से, संवहन के माध्यम से, तो ये ऊपर का तापमान बढ़ा देगी। जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है धरातल के, उसके ऊपर का तापमान बढ़ा देगी। और जब ये हवा अपना स्थान छोड़ती है नीचे से, तो यहाँ पर बना देती है लो प्रेशर, है ना। तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं, जहां पर सौर विकिरण स्लेंटेड जा रहा है, ऑब्लिक जा रहा है, तिरछा जा रहा है, वहां पर तापमान कम होगा उस स्थान की अपेक्षा जहां पर लंबवत पड़ रही है विकिरण। तो यहाँ का टेम्परेचर सपोज कीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली हवाएं दोनों तरफ से चल करके इस स्थान को भर देती हैं, क्योंकि जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है ना। तो यहाँ पर अब देखिए नीचे आपका धरातल पे तापमान हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊपर जो पहले उठी थी हवा गर्म हवा, वहां का तापमान हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको एक इन्वर्जन दिखाई देगा, व्युत्क्रम दिखाई देगा। नॉर्मल में आप ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाएंगे तो तापमान घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगा, है ना। नीचे होगी 20 डिग्री और ऊपर होगी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं तापीय व्युत्क्रम या टेम्परेचर इन्वर्जन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी है कि जब ठंडी के मौसम में हम लोग अलाव जलाते हैं, है ना, तो जहां पर आग जलाते हैं हम लोग, सपोज कि यहाँ पर आग जलाए और रात में सोने से पहले इसको हम लोग बुझा देते हैं, तो क्या जब ये अलाव जल रहा था तो इसकी ऊष्मा बुझाने के बाद गायब हो जाएगी? ये तो इसकी एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी ना। अलाव जब जल रहा था तब इसकी सारी एनर्जी सपोज कि ये यहाँ पे इकट्ठी हो गई और ये ऊपर की तरफ जा रही है। जब हम लोगों ने इसे बुझा दिया और सर्दी की रात है, तो यहाँ का तापमान तो ठंडा हो जाएगा ना, क्योंकि जो भूमि है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। तो जब यहाँ का ठंडा हो जाएगा और ऊपर जो पहले अलाव जल रही थी उसकी ऊष्मा ऊपर चली गई, तो अब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, नीचे टेम्परेचर आपका कम हो गया। तो अब यहाँ से भी जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको टेम्परेचर इन्वर्जन दिखाई देगा। तापमान घटना चाहिए ऊंचाई पर जाने पर, लेकिन यहाँ पर तापमान बढ़ने लगा है। क्लियर है? यस सर। अब इसी में सपोज कीजिए ये अर्थ का सरफेस, ठीक है, ये सन है, यहां से आपकी सन की ऊष्मा गिर रही है। मैंने कहा कि जहां पर डायरेक्ट हीट हो रहा है ओवर द हेड, है ना, सर के ऊपर जो है वहां पर एकदम हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। इसके कारण इसके ऊपर की जो हवा है ये भी गर्म हो जाती है। और फिर अभी जो मैंने कंडीशन बताई थी कि ये गर्म हवा गर्म होकर के ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर के सपोज कीजिए जो यहाँ का तापमान है वो ये नीचे वाली हवा बढ़ा दे रही है, अपने ऊपर का तापमान ये बढ़ा दे रही है।
ठीक है। सपोज कि यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो हवा है वो ऊपर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे रही है, और साइड में जहां पर आपका हाई प्रेशर है और लो टेम्परेचर है, क्यों, इन कंपैरिजन टू आपका जो मध्य वाला पोर्शन है, मिडिल वाला पोर्शन, यहाँ की हवा इस स्थान को लेने के लिए आ रही है। तो अगर इस जगह पर आप कोई व्यक्ति खड़ा हो तो इसको एक ठंडी का एहसास होगा, क्योंकि आसपास की ठंडी हवाएं इस जगह को घेर रही है ना। वहीं पर जो ऊपर आपकी हवा है गर्म, इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है ये भी ठंडा है। तो ये वाली जो गर्म एयर पार्सल है, या आप कह लीजिए जो गर्म हवा का पैकेट है, ये अपनी ऊष्मा बहुत तेजी से खो देगा, है ना, क्योंकि ये चारों तरफ ठंडे एरिया से घिरा हुआ है। क्योंकि गर्म तो केवल इतना एरिया हुआ है ना, जब ये नीचे वाली हवा ऊपर उठी है तो केवल इतने पार्ट को गर्म की है, आसपास तो ठंडा है। तो ये अपनी ऊष्मा जब चारों तरफ खो देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो वो इतना तेजी से करता है, इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट को आप हिंदी में बोल सकते हैं रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, ठीक है। और ये वाला जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है ये बहुत तेजी से होता है। अगर नॉर्मल लैप्स रेट की हम बात करें, एनएलआर, तो ये आपका होता है 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। लेकिन जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है ये बहुत तेजी से ऊष्मा खोएगा एयर पार्सल अपना, है ना। तो एडियाबेटिक लैप्स रेट आपका होता है 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। मतलब इसका रेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेजी से ये अपनी ऊष्मा खोता है। तो ये भी आपका टेम्परेचर का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लंबवत वितरण, उसी का एक पार्ट है ना, जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है। अब इसमें भी 2-3 कंपोनेंट है, 2-3 पार्ट है, इसको आप समझिए। हम लोगों ने कहा कि जो ये वाला है ये है आपका नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट हमने देखा 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। फिर मैंने आपको बताया एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में, जो कि मैंने बताया 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट होता है। एक होता है आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट में, एक होता है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये आपका 10 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट के अक्रॉस होता है। और ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट आपको कहां देखने को मिलेगा? अर्थ में जहां जहां पर हॉट डिजर्ट्स है, हॉट डिजर्ट्स, है ना, जैसे कि आपका सहारा का मरुस्थल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां की हवा तो वैसे ही शुष्क है, और जो सूर्य तत्व वो भी बहुत तेजी से आके नीचे गिर रहा है ना। तो वहां पे भी जो एयर पार्सल उठेगा कन्वेक्शनल करंट के माध्यम से बहुत तेजी से उठेगा, और उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, इसलिए मतलब आर्द्रता नहीं है, इसलिए हम उसे ड्राई कह रहे हैं। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट को आप हिंदी में कह सकते हैं शुष्क रुद्धोष्म तापमान ह्रास दर, ठीक है। और इसी की तरह एडियाबेटिक लैप्स रेट का एक और कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। जो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट है, अगर ये आपका हॉट डिजर्ट्स में हो रहा है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, तो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट कहां पर आएगा? ये आपका आएगा ओशियन में, है ना। क्योंकि अब ये वेट क्यों है? क्योंकि वहां की एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड है। ओशियन की जो आर्द्रता है, समुद्र की जो आर्द्रता है, वो हवा में ऑलरेडी मौजूद है ना। और ये आपका होता है 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। ये आपका नॉर्मल से भी कम होगा, क्यों? क्योंकि हवा तो पहले से ही संतृप्त है ना। तो ये आपके टेम्परेचर की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। एक आपका यांत्रिकी अस्थिरता भी होती है ना। यांत्रिकी अस्थिरता ये आपकी ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से भी ज्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी। और ये कंडीशन आपको मिलेगी भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर, जब सन ओवर द हेड होता है वर्टिकल, तो वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट उठते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कि आपकी ट्रोपोपॉज को वो 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक का उठा देते हैं। तो प्लीज एक बार कंफर्म करें, इतना टॉपिक समझ में आया कि नहीं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अपना यहाँ पर क्लोज होता है। सर इनका रिलेशन डे और नाइट टेम्परेचर डिफरेंस से भी होता है कुछ? देखिए, जो डायरेनल रेंज है ना, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम ऑफ 24 आवर्स एंड मिनिमम ऑफ 24 आवर्स। अगर जैसे आप यहाँ पर बात करें डिजर्ट एरिया, जैसे मैंने हॉट डिजर्ट्स बोला, तो ये दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और रात में बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेनल रेंज सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट, है ना। तो इनका बेसिकली रिलेशन देखिए कहां से है। इनका बेसिकली रिलेशन है अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर पार्सल्स। अब मैं कहूं, अगर आप बोले कि जहां पर डे और नाइट का डिफरेंस ज्यादा है वहां पर कैसा होगा, तो वहां पर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट लगेगा। समझ रहे हो आप? डायरेक्टली ये दे आर रिलेटेड विद द अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर पार्सल, कि कितनी तेज आपका एयर पार्सल ऊपर उठ रहा है और कितनी तेज वो ऊष्मा को खो रहा है, हीट एनर्जी को खो रहा है। नॉर्मल अगर होगा, नॉर्मल अगर एनर्जी अपनी वो लूज करेगा तो 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट।
अगर वो एडियाबेटिक लैप्स रेट में आएगा, मतलब थोड़ी तेजी से अगर अपनी एनर्जी आप कह लो ऊष्मा या हीट को लूज करेगा, तो आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट आएगा। और ये तेजी वाला भी दो पार्ट में डिवाइड है, तेज और धीमा। ये धीमा हो जाता है ओशन के ऊपर, जहां पर ऑलरेडी जो एयर है सेचुरेटेड है, वो वेट है ना, आर्द्रता है एयर में, तो वहां पर आपका वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट लगता है, जो कि नॉर्मल से भी कम होता है। और जो हॉट डिजर्ट्स होते हैं वहां पर डायडियाबेटिक लैप्स रेट लग जाता है। मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी में सबसे तेज होता है, क्योंकि ये इक्वेटर पर ओवर द हेड सन 2 टाइम्स इन अ ईयर होता है। इसके बाद फ्रेंड है ना, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं टेम्परेचर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखिएगा कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है, टेम्परेचर एंड प्रेशर की अगर बात करें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यहाँ पर देखिए, इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा जो यहाँ पर मैंने अभी बताया है ऊपर, कि जैसे ये मैंने आपको बताया ना कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये आपका क्षैतिज वितरण में काम करता है जब हम भूमि पर बात कर रहे हैं, जब भूमि पर एक टेम्परेचर और एक प्रेशर को कंपेयर कर रहे हैं। अगर वर्टिकली हम ये कंपेयर करने लगे तो आपका जो टेम्परेचर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के। जैसे कि अगर लैटिट्यूड्स में आप जाएं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर आपका सिर्फ लैटिट्यूडनल, आप कह सकते हो इसको लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन या अक्षांशीय वितरण, है ना, तापमान का। जैसे ये आपका अर्थ है, यहाँ पर आपका इक्वेटर है, यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है तो यहाँ पर प्रेशर सबसे कम होगा, ठीक है। उसके ऊपर आप बढ़ोगे तो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर हो जाता है ना, और लो टेम्परेचर हो जाता है। उसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर आपका लो प्रेशर हो जाएगा और टेम्परेचर हाई हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टेम्परेचर तो लो ही होता है ना। अब ये लो प्रेशर किसी और चीज के कारण बनता है, इसको अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आज। और ऊपर पोल्स में आपका बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है, क्योंकि एयर की सिंकिंग ऊपर से बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको पता है बर्फ की मौजूदगी है, पूरा आइस कैप यहाँ पर मौजूद है, बर्फ की चादर का यहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है। लेकिन टेम्परेचर लो होने के कारण हाई प्रेशर, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट काम करता है जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा बहुत डायनेमिक फैक्टर भी यहाँ पर यूज होता है कि क्यों यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक है। क्योंकि जो पोलर वर्टेक्स बनते हैं वो आगे अभी हम लोग आज ही के लेसन में, आज ही के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब अगर टेम्परेचर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो हमें बात करनी होगी अक्षांशीय वितरण की। 0 डिग्री, यहाँ पर आपका गया 30 डिग्री, या आपका 60 डिग्री, है ना, उसके ऊपर 70 डिग्री। इसी तरह आप साउथ में चले जाइए, ये नॉर्थ है। तो अक्षांशीय वितरण जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हर अक्षांश का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो इक्वल होता है। जैसे इस अक्षांश की अगर टेम्परेचर के एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि इस अक्षांश की जो आप कह लीजिए प्रॉपर्टीज है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो पूरे अक्षांश की सेम होगी, है ना। तो एवरेज टेम्परेचर जहां जहां पर सेम होगा, सपोज कि ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये एक पॉइंट सी है, तो इन सारे पॉइंट्स का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इक्वल होगा। और इन सारे पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा, है ना, इन सारे पॉइंट्स को आप एक रेखा से मिला दीजिए तो यही कहलाती है आपकी आइसोथर्म, है ना, जो इसको हम बोलते हैं समतापीय रेखा। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। और जो आइसोथर्म्स होते हैं इनको हम वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, जब आइसोथर्म्स को हम स्टडी करते हैं, आइसोथर्म्स की स्टडी करेंगे, लाइक सपोज कीजिए ये आपका इक्वेटर है, ये आपका है 30 डिग्री साउथ, यहां पर आपका 30 डिग्री नॉर्थ, यह आपका है 60 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर हम बना लेते हैं 60 डिग्री साउथ। आपको पता है कि जो डिजर्ट्स हैं वो आपके 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में फैले हुए हॉट डिजर्ट्स, वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स। मतलब जो आपके महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी भाग में 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में ही सारे हॉट डिजर्ट्स फैले हुए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जस्ट स्टडी के लिए अफ्रीका को बना लेते हैं, सपोज कीजिए। ये अफ्रीका है, यहां पर आपका है सहारा का डिजर्ट, ठीक है, ये आपका सहारा डिजर्ट है। अब देखिए जो आइसोथर्म्स होते हैं, सपोज कीजिए सन हमारा इक्वेटर पे है ना। अब सन तो आपको पता है इन बिटवीन द ट्रॉपिक सन का मूवमेंट होता है, सूर्य का मूवमेंट होता है। कभी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा, कभी वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आएगा, है ना, कर्क रेखा मकर रेखा पर। जब सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाता है, कर्क रेखा पर जाता है, तो अब आइसोथर्म अगर सपोज कीजिए इक्वेटर वाला आइसोथर्म आप बनाए तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा ही तो बनेगा,
इसको अगर मैं कलर चेंज करके आपको दिखाऊं, कुछ ऐसा बनेगा आइसोथर्म, है ना। अब यहां पर मैंने गोल कर दिया आइसोथर्म्स को, है ना। अब यहां पर देखिए मैंने सीधा बनाया लेकिन यहां पर गोल कर दिया। इसका रीजन ये है, देखिए ये आइसोथर्म सर्कुलर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर एक हीट सोर्स उन्हें मिल जा रहा है, सहारा का मरुस्थल, ये एक हीट पैन की तरह काम कर रहा है ना। तो यहां पर आइसोथर्म इसके चारों तरफ घूम जाते हैं। और वहीं पर आप आगे बढ़िए तो इस पूरे अक्षांश में, इस पूरे आइसोथर्म में जब आप देखेंगे तो जो तापमान का एवरेज टेम्परेचर की वैल्यू है वो सेम होगी, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर के जो आइसोथर्म है वो आपको रेगुलर दिखाई देंगे, है ना, वो आपको ऐसे ऑलमोस्ट रेगुलर दिखाई देंगे। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जब आप आइसोथर्म बनाओगे तो ये ऐसे ऐसे बनेंगे, है ना, उनमें बहुत ज्यादा डिसकंटिन्यूटी और इरेगुलरिटी दिखाई देगी। ये इरेगुलरिटी जो होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये होती है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके सारे महाद्वीप, मैक्सिमम महाद्वीप मौजूद है ना। तो जब होता क्या है कि सपोज कीजिए ये ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, यहां पर आपका अमेरिका आ गया, है ना, नॉर्थ अमेरिका। फिर आपका यहां पर आपका अटलांटिक ओशन है, यहां पर आपका आ गया यूरोप, और नीचे आपका आ गया अफ्रीका। फिर आपका इधर आ जाएगा पैसिफिक ओशन। तो मतलब यहां पर जो आइसोथर्म है उनको एक बार पानी के ऊपर आप बना रहे हो, फिर आप जब कॉन्टिनेंट पे ले जा रहे हो तो मुड़ जाती हैं थोड़ा बहुत, फिर पानी पे आती हैं, फिर कॉन्टिनेंट पे जाती हैं, फिर पानी पे, फिर। तो इस कारण जब आप देखो ओशियन और कॉन्टिनेंट, इन दोनों की प्रेजेंस होने के कारण ये आइसोथर्म इरेगुलर हो जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में पूरा आपका डोमिनेट कौन कर रहा है, ओशियन कर रहा है। और जो पानी की क्वालिटी क्या होती है कि उसका तापमान ऑलमोस्ट एक जैसा होता है ना, तापमान और दाब की बात करें तो एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऐसा क्यों? अब ये जो लाइनें मुड़ जा रही हैं आइसोथर्म की या समताप रेखाओं की, इन्हें आप क्या बोलोगे? इन्हें आप बोलते हैं तापीय विषमता, तापीय विषमता, या फिर हिंदी में आप बोल सकते हो टेम्परेचर एनोमली, है ना, थर्मल एनोमली, टेम्परेचर एनोमली या तापीय विषमता। अब दो टर्म आ गए, एक तापीय विक्रम आपने अभी देखा कि ऊपर जाने पर तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगे, और तापीय विषमता जिसमें आइसोथर्म्स जो होते हैं वो आपके उत्तरी गोलार्ध में रेगुलर ना होकर के समताप रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तापीय विषमता। ऐसा क्यों होता है अब आप देखिए, इसको समझिए ये तापीय विषमता क्यों होता है। सपोज कीजिए ये इंडिया है, ठीक है, यहां पर आपका है अरेबियन सी, ये आपका है बे ऑफ बंगाल, और नीचे आपका इंडियन ओशन। मैंने बोला कि जो वाटर और जो भूमि होती है, कॉन्टिनेंट पार्ट होता है, स्थल होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है कि जो स्थल है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है, जो पानी है, वाटर है, वो देर से गर्म और देर से ठंडी होती है, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर यहाँ पर स्थल पर जो तापमान है वो है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसी के जस्ट बराबर में जो पानी है यहाँ पर, क्या इसका तापमान भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा? और मैं कह रहा हूं कि जो सन है आपका, वो आपका विंटर्स की बात हो रही है, विंटर्स की, ठंडी का मौसम है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका सन ना होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है, मकर रेखा के ऊपर लंबवत पड़ रहा है सन, है ना, कैप्रिकॉर्न के ऊपर, मकर रेखा के ऊपर। यहां से आपकी जा रही है कर्क रेखा, ये आपकी है कर्क रेखा, कैंसर। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर 25 है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा 25 से कम होगा या ज्यादा होगा? देखिए स्थल तो जल्दी गर्म हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लेकिन जो पानी है यहाँ का, वाटर है, उसका टेम्परेचर 25 नहीं होगा, है ना, उसका टेम्परेचर इससे कम होगा। क्यों? क्योंकि अभी इस पानी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अर्जित करने में ज्यादा समय लगेगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफिक हीट का, ठीक है। पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो ज्यादा होती है, और जो भूमि स्थल होता है इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हो, हीट की आवश्यकता हो, तो अगर पानी का 1 ग्राम है, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको ज्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी इन कंपेरिजन टू लैंड या स्थल। स्थल के 1 ग्राम मात्रा को के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको कम ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए ये जल्दी गर्म हो जाता है ना। तो यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा इसके, सपोज कीजिए बगल में ओशियन में। तो अगर हम आइसोथर्म बनाएं तो आइसोथर्म तो 20 वाला 20 पे ही जाएगा ना,
20 वाला 25 पे तो आएगा नहीं। तो जब आइसोथर्म ये समुद्र से होते हुए स्थल पे आएगा तो स्थल से पूछेगा भाई तुम्हारा तापमान कितना है, तो इसने ये बोलेगा कि भाई हमारा तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फिर ये पूछेगा भैया हम किधर जाएं, तो ये कहेगा भाई नीचे ओशियन है, इसका मॉडरेटिंग इफेक्ट है, आप नीचे मुड़ जाओ, है ना। ओशियन जो होता है वो देर से गर्म होता है, उसका इफेक्ट भी चारों तरफ से पड़ रहा है, नीचे तापमान आपको कम गर्म मिलेगा, तो आप ऐसे मुड़ जाओ। तो आइसोथर्म देखिए हमारी ऐसी होगी। यहाँ पर ये जो आपको विषमता दिखाई दी, यही विषमता आपकी कहलाती है तापीय विषमता या टेम्परेचर एनॉमली। प्लीज एक बार कंफर्म कर दें समझ में आया कि नहीं टेम्परेचर एनॉमली। जी सर। यस सर। ये हमें ये मिलता है हमें तापमान के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। जो टेम्परेचर इन्वर्जन था वो हमें मिला किसमें, तापमान का, जब हम लंबवत डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, वितरण। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में टेम्परेचर इन्वर्जन मिला, और यहाँ पर हमें मिलता है टेम्परेचर एनॉमली या तापमान विषमता या तापीय विषमता। ओके फ्रेंड्स, तो अब अगला इसी में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम हीट बजट के नाम से जानते हैं, है ना। हीट बजट क्या होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो जितनी एनर्जी सन से आ रही है इंसोलेशन के फॉर्म में, है ना, या सौर विकिरण के फॉर्म में जितनी एनर्जी सन से आ रही है उतनी ही एनर्जी अर्थ दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के फॉर्म में बाहर निकाल दे। सपोज कीजिए ये आपका सन है और ये आपका अर्थ है, सन से एनर्जी आई, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट वेव इंसुलेशन, ठीक है। अब ये भी अभी मैं बताऊंगा इनको शॉर्ट वेव क्यों बोलते हैं और अर्थ वाले को लॉन्ग वेव क्यों बोलते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप समझो कि ये शॉर्ट वेव्स हैं, ये आ रही हैं, है ना, लघु तरंग है, ये सूर्य से जो निकल रही है, सौर विकिरण जो लघु तरंग है वो अब पृथ्वी पर पड़ी। अब पृथ्वी से इतनी ही वापस निकल जाए, अगर ये 100 है तो इतनी ही 100 वापस निकल जाए, तो यही जो बैलेंस है इसी को हम बोलते हैं हीट बजट। तो जल्दी से आपको हीट बजट में समझा देता हूं पहले कि कितने कितने परसेंट में कंपोनेंट में डिवाइडेड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला सपोज कीजिए जो शॉर्ट वेव इंसुलेशन है वो 100% सूर्य से आई, ठीक है। अगर यही 100% वापस निकल जाए तो हम कहेंगे हमारा हीट बजट कंप्लीट हो गया। तो इस 100% में से ध्यान रखिएगा कि 35% एनर्जी तो तुरंत वापस चली जाती है, किसके फॉर्म में, अल्बिडो के फॉर्म में, है ना। अल्बिडो के फॉर्म में ये एनर्जी तुरंत वापस चली जाती है। अल्बिडो क्या होता है कि सपोज कीजिए ये आपका ग्लेशियर है, ग्लेशियर, है ना, या आप कह लीजिए ग्लेशियर को हम हिंदी में बोल सकते हैं जैसे बर्फ की जो चादर होती है, बर्फ की नदी जो होती है ग्लेशियर, यहाँ पर सौर विकिरण आई गिरी, तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे 20% अमाउंट गिर रहा है एनर्जी का, तो ये इसमें से मैक्सिमम पार्ट को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है ना, स्पेस में। अवशोषित करता ही नहीं है ना, अवशोषित बहुत कम पार्ट को करेगा, बाकी पार्ट को ये परावर्तित कर देगा स्पेस में, अंतरिक्ष में। यही जो परावर्तित हो गया, जो अवशोषित नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, जो पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, है ना, अवशोषित नहीं हुआ और परावर्तित हो गया, उसे ही हम बोलते हैं अल्बिडो। तो ऐसे ही आपका 35% एनर्जी जो 100% आती है उसमें से 35% तो अल्बिडो के फॉर्म में चली जाती है। इस 35% में भी सबसे ज्यादा अल्बिडो आपको मिलेगा क्लाउड्स का, बादलों का। 27% आपको क्लाउड्स का अल्बिडो मिल जाएगा, बादलों का, ठीक है। उसके बाद आपका जो 27 के बाद बच रहा है +2 +6, है ना, तो वो आपका कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर्स हैं या फिर जो और भी सरफेस होती हैं अर्थ पे जिनका अल्बिडो होता है, वो सब मिला करके 8% में है। बाकी 27% आपका डायरेक्ट जो बादल हैं आसमान में, एटमॉस्फेयर में, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो देखिए अब हमें हिसाब कितने का लगाना है, 100 में से 35 आया और चला गया, तो अब हमें देखा जाए तो इफेक्टिव हिसाब तो 100 - 35 मतलब 65 का ही लगाना है ना। तो मतलब अब हम देखेंगे कि 65% एनर्जी जो आई है, ये 65% एनर्जी जो आई है ये कैसे वापस जा रही है, ठीक है, और ये कब कब वापस जा रही है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारा जो हिसाब है वो आपका सिर्फ 65% का है। तो इस 65% में, या इसको अलग हम लिख ले रहे हैं, ये जो 65% बचा आफ्टर एल्बिडो, इसका आप 2 पार्ट कर दीजिए। एक पार्ट आपका हो जाएगा 14% का, ठीक है, और 65 में से 14 आप माइनस कर दी तो एक पार्ट आ जाएगा आपका 51%। ये 14% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो आपका पर्यावरण है वो अवशोषित कर लेता है, ये 14%, ठीक है। और ये जो 51% है ये आपका अर्थ तक आता है। अगर ये अर्थ है तो ये 51% आपका अर्थ तक आएगा।
ठीक है, इन्हीं 51% को जो अर्थ है वो LWTR या लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस या दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के फॉर्म में बाहर निकालता है। ठीक है, इसी 51% को। तो अब इस 51% का सपोज कीजिए अर्थ में ये गए, अवशोषित हो गया, अब अर्थ LWTR के फॉर्म में ये बाहर निकालेगा। तो 51% में भी जो अर्थ पे 51% आया है, ध्यान रखिएगा, उसमें से 17% डायरेक्ट अर्थ स्पेस में भेज देता है ना, और बचा हुआ जो 34% है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो 14% है, कलर चेंज कर रहा हूं मैं, ये जो 14% है ये एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है शॉर्ट वेव के फॉर्म में, लघु तरंग के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अभी ये अर्थ ने एब्जॉर्ब करके LWTR नहीं बनाया है ना, अभी ये आपका शॉर्ट वेव ही है और 14% एब्जॉर्ब कर लिया एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर जो 34% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है ये पहले अर्थ पे आया और फिर LWTR के फॉर्म में बाहर निकला है, मतलब दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के फॉर्म में। तो ये जो एटमॉस्फेयर का एब्जॉर्प्शन है ये दीर्घ तरंग का है, मतलब आप इसको कह सकते हैं लॉन्ग वेव। तो इस तरह से देखा जाए तो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कितना किया, 14 + 34, ये आपका आ जाएगा 48%। बाकी 65 में से 48 आप अगर माइनस कर दो तो आपका ये 17% ही तो बचा जो कि वापस स्पेस में चला गया। मतलब अब हमें हिसाब तो इसी 48 का लगाना है और यही 48% एटमॉस्फेयर वापस भेज देता है स्पेस में। तो मतलब अब हमारा जो बैलेंस है वो 100 = 100 हो गया। प्लीज एक बार कंफर्म करें समझ में आया कि नहीं आया हीट बजट। यस सर। प्लीज एक बार कंफर्म करें हीट बजट समझ में आया कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सर ये जो गिव एंड टेक होता है सर ये लास्ट का 48 वाला पार्ट एक बार फिर से बता दीजिए, लास्ट का 48 वाला पार्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन मारेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए हिसाब लगाना है 65% का। 65% का अभी ये आपका शॉर्ट वेव ही है, ये शॉर्ट वेव मतलब लघु तरंग है। इस लघु तरंग का 14% भाग एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, पर्यावरण ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ ये हुआ लघु तरंग का। बचा आपका 51% जो चला गया अर्थ के अंदर, और अर्थ वापस इनको निकालेगा LWTR के फॉर्म में, मतलब दीर्घ तरंग के फॉर्म में। इस दीर्घ तरंग में आपका 17% तो चला गया एटमॉस्फेयर स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो अब बचा जो आपका 34% ये एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है दीर्घ तरंग के फॉर्म में, जब पार्थिव विकिरण निकलती है रात के टाइम पे। ठीक है, अब इस तरह से जब आप ये 34 और ये एटमॉस्फेयर का 14 जोड़ोगे, एटमॉस्फेयर 2 बार एब्जॉर्ब कर रहा है ना, एक बार लघु तरंग के फॉर्म में, एक बार दीर्घ तरंग के फॉर्म में। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया 48%, और यही 48% का तो हमें हिसाब लगाना है अब। क्यों? क्योंकि हमारे 65 में से 48 माइनस कर दो तो ये तो 17 चला ही गया ना अर्थ से वापस स्पेस में। तो यही आपका 48% जो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है दोनों फॉर्म में, लघु तरंग और दीर्घ तरंग के फॉर्म में, यही आपका ये वापस रेडिएट करता है आपके स्पेस में, अंतरिक्ष में। और यही आपका होता है हीट बजट। देखिए इससे ज्यादा सिंपल हीट बजट आपको कहीं नहीं समझ में आएगा। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ना। सोलर रेडिएशन का जो गिव एंड टेक होता है इसका इफेक्ट अर्थ के टेम्परेचर पे भी पड़ता है। मैंने क्या बोला आपसे कि आपका 100 आया, 100 चला गया। तो मतलब अगर आप अर्थ को सन से कंपेयर करोगे, है ना, अर्थ को आप एक आउटर एटमॉस्फेयर सोलर सिस्टम में कंपेयर करोगे तो वहां तो अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, जितना आ रहा है उतना बाहर निकल रहा है ना। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, मुझे पता है आप कंफ्यूज कहां से हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हो। आप में से प्लीज किसी का माइक ऑन है तो माइक म्यूट कर दें प्लीज। देखिए जो आप में से जिसने भी ये बात अभी पूछी है कि जो अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ेगा या घटेगा कि नहीं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो ग्लोबल वार्मिंग से, है ना। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का क्या फंडा है कि ग्लोबल वार्मिंग में ये जो एटमॉस्फेयर का एब्जॉर्प्शन है ये बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर कम हो रहा होगा। मतलब इंटरनल सिस्टम में कहीं पर भी कम ज्यादा हो सकता है, अगर कहीं कम हो रहा होगा तो कहीं ज्यादा हो रहा होगा। लेकिन जो एक्सटर्नल सिस्टम है आपका, उसमें अर्थ का टेम्परेचर ना घटता है ना बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है ना। एटमॉस्फेयर के गर्म होने का मतलब है कि वहां पर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो रही होगी, जो एटमॉस्फेयर के एब्जॉर्प्शन वाली कैलकुलेशन है। ठीक है, सर यानी 48% से ज्यादा हम करते हैं वही हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, मतलब अगर सपोज नहीं, आप ये तो एक एवरेज कैलकुलेशन है ना। जैसे मैंने कहा कि 14% इंसोलेशन एब्जॉर्ब हुआ और सपोज कीजिए 34% आपका LWTR के फॉर्म में, दीर्घ तरंग के फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ। और एल्बिडो मैंने पहले ही आपसे बोला कि 35% आपका एल्बिडो है।
तो आप बताइए, एल्बिडो तो आइस शीट का भी है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से ये आइस शीट भी तो कम हो रही होगी। जब आइस शीट कम हो रही है तो कहीं ना कहीं एल्बिडो भी कम हो रहा होगा, तो यहाँ जितना कम हो रहा है वही ऐड हो जा रहा है यहाँ पर 34, लेकिन इंटरनल सिस्टम में वो डिस्टर्बेंस हो रहा है कम ज्यादा, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। एक्सटर्नली अगर आप बात करें अर्थ को, तो एज अ सिस्टम इन अ सोलर सिस्टम आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। क्लियर है? क्योंकि जितनी एनर्जी आ रही है उतनी बाहर निकल जा रही है। प्लीज एक बार कंफर्म करें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर, यस सर क्लियर। यस सर अब क्लियर है। इसमें भी आप देखिए कि जो ये 34% मैंने बताया एटमॉस्फेयर वाला, इस 34% में भी 9% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है कन्वेक्शन के माध्यम से, संवहन के माध्यम से। 19% का एब्जॉर्प्शन करता है आपका कंडक्शन के माध्यम से, मतलब चालन के माध्यम से। और इसमें जो बचा आपका 6% है ना, ये कहीं ना कहीं स्कैटरिंग और बाकी अदर जो फिनोमेना हैं उसमें रिलेट कर जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा हीट बजट था। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, है ना, टेम्परेचर को। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने अभी हीट बजट को अच्छे से देख लिया, है ना। जहाँ पर मैंने बताया कि कुछ जो तरंग है वो लघु तरंग के माध्यम से एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ दीर्घ तरंग के माध्यम से। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि लघु तरंग जो सन से आती है, सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है वो लघु तरंग होती है, और जो अर्थ से ऊष्मा निकल रही है वो आपकी दीर्घ तरंग निकल रही है। ऐसा क्यों होता है? मैंने बताया कि सन का अगर आप टेम्परेचर देखें, सूर्य का टेम्परेचर आपका 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड अगर इंटरनल टेम्परेचर की बात करें, तो इतने ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण यहाँ से जो तरंगे निकलती हैं, वेव्स निकलते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हाई एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ज्यादा होने के कारण उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी जिस वेव की ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, या तरंगदैर्घ्य कम होती है। जिनकी आवृत्ति ज्यादा होगी उनका तरंगदैर्घ्य कम होगा। ठीक है, वेवलेंथ आपका ये होता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये आपका वेवलेंथ है लैम्डा या तरंगदैर्घ्य। तो सन में इतनी ज्यादा एनर्जी होने के कारण ही इनको शॉर्ट वेव्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम। वहीं अगर अर्थ की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से बहुत ज्यादा एनर्जी की तो तरंग निकलेगी नहीं, इसीलिए यहाँ की जो तरंग होती है उनका वेवलेंथ ज्यादा होता है ना। वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है, और ये आपका इतना नहीं आ रहा लैम्डा। एक बार प्लीज कंफर्म करते हैं वॉइस क्लियर है कि नहीं है, प्लीज एक बार कंफर्म कर दें। यस सर क्लियर है। क्लियर है सर। तो जिनको वॉइस नहीं आ रही प्लीज आप एक बार और दोबारा से कनेक्ट। अब क्लियर है सर। तो मैंने कहा कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण इसकी जो यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी वो आपकी लो फ्रीक्वेंसी की होगी। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो एनर्जी। सर आपकी वॉइस ब्रेक कर जाती है। एक बार दोबारा से कंफर्मेशन दे दें कि वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं। आ रही है सर, क्लियर है आवाज, है ना। तो मैंने कहा अर्थ की जो टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी है वो कम होने के कारण या इसकी वेवलेंथ, जो वेव्स निकलेंगी उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, इसीलिए हम लोग इन्हें लॉन्ग वेव बोलते हैं, और जो वेव्स आती है उन्हें शॉर्ट वेव बोला जाता है। इसमें से किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लें। बार बार ये कहते माइक ऑन है यार, प्लीज म्यूट करो उसको। देखिए जो एक स्पेक्ट्रम है उसको आप समझिए। स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे सबसे पहले आपका आता है गामा, ठीक है, गामा के बाद आता है एक्सरे, एक्सरे के बाद आ जाता है आपका अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद आपकी विजिबल वेव्स मतलब लाइट वेव्स, दृश्य प्रकाश, उसके बाद आपका आता है इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के बाद आता है आपका रेडियो वेव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो लाइट वेव है ये भी 7 कंपोनेंट में टूटा हुआ है, आपको पता है, जिसको हम बोलते हैं वेव गियर, है ना। तो अगर इस पूरे स्पेक्ट्रम में लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर रही है और जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज कर रही है। तो यहां से लेके गामा से लेकर के जो लाइट वाला पोर्शन है
इनकी वेवलेंथ कम होने के कारण इन्हें शॉर्ट वेव बोला जाता है। और इंफ्रारेड और जो रेडियो वेव का कंपोनेंट है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण इन्हें लॉन्ग वेव बोला जाता है। मतलब अर्थ से जो LWTR निकल रही है वो इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स हैं। सन से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो आपका यहाँ गामा से लेकर के लाइट वेव तक के कंपोनेंट्स को रखता तो ये के कंपोनेंट्स को है, लेकिन ये मेजोरिटी पोर्शन आपका होता है गामा से लेकर के लाइट वेव तक का। इसीलिए इसको शॉर्ट वेव बोला जाता है और इसको लॉन्ग वेव बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं? प्लीज बार कंफर्म कर दें कि क्यों वहां से जो वेव निकलती है उनको लघु तरंग बोलते हैं, सन से आने वाली। इसको दोबारा समझाइए सर। रिपीट कर दीजिए एक बार। सर इसको दोबारा समझाइए सर। और सर जो ऊपर वाले आपने हेडिंग्स लिखी है सर थोड़ा साफ लिखिए ताकि हम लोग अगर उसे लिखना चाहे तो लिख ले, क्योंकि सर एक बार हम लोग दिमाग में नहीं रहता है। देखिए मैंने बोला जो सूर्य है, सूर्य का अगर इंटरनल टेम्परेचर हम देखें तो वो आपका आएगा अक्रॉस 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 51 मिलियन में 10 लाख होता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड मतलब बहुत ज्यादा। तो यहाँ से जो वेव्स आएंगी उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होने के कारण उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी की या आवृत्ति की। तो जिनकी एनर्जी ज्यादा है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सन से आने वाली रेज़ की एनर्जी ज्यादा होने के कारण फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उनका वेवलेंथ कम होगा। ये है आपका वेवलेंथ। अगर ये कोई वेव है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका वेवलेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसीलिए सन से जो रेज आती है उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट वेव, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होने के कारण इनका वेवलेंथ कम होता है। वही अर्थ से जो वेव्स निकलती हैं है ना, उनमें एनर्जी कम होने के कारण, क्योंकि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो एनर्जी कम होने के कारण इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण इनका वेवलेंथ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मतलब तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इस इनकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, इन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, याद रखिएगा। अब लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव कोई मैंने इसी स्पेक्ट्रम में बताया है कि जो गामा एक्सरे यूवी लाइट होते हैं ये आपके शॉर्ट वेव होते हैं। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ोगे तो आपका वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है और जो आवृत्ति है वो घट रही है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए वेवलेंथ किसकी है तो वो आपके रेडियो की होगी, और सबसे कम वेवलेंथ गामा की होगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो गामा की होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की होगी। इसमें भी लाइट में भी जब आप विबग्योर देखते हो तो जो वायलेट कलर होता है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होता है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। और सन से जो रे आ रही है वो शॉर्ट वेव है, मतलब वो गामा से लेकर के जो लाइट वेव तक का कंपोनेंट है वो आपके सन से आने वाली किरणों में आपको मिलेगा। जो अर्थ से आपकी दीर्घ तरंग निकल रही वो आपकी इंफ्रारेड और रेडियो वेव को समेटे रहती है अपने अंदर। इसीलिए जब हम लोगों ने अभी पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर तो उसमें जो आइनोस्फीयर था वो पृथ्वी से आने वाली रेडियो वेव को वापस पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करता है, मैंने बताया था। तो ये जो रेडियो वेव्स हैं निकल रही हैं इन्हीं को तो लॉन्ग वेव कह रहे हो। इसीलिए जो अर्थ से वेव्स निकलती हैं उन्हें हम दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण या लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जी सर। यस सर समझ गए। अब इसमें फ्रेंड देखिए टेम्परेचर का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग। इसी तरह अगर प्रेशर की बात है ना, तो जो सबसे पहले प्रेशर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने कहा कि जब वर्टिकली आप जाओगे धरातल से ऊपर की तरफ तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये दोनों समानुपाती होंगे। वहीं पर जब आप एक 0 डिग्री लैटिट्यूड से पोल्स की तरफ जाओगे, नॉर्थ पोल की तरफ, है ना, लैटिट्यूडनल जब आप ऊपर की तरफ जाओगे नॉर्थ में, या क्षैतिज अगर आप बात कर लो हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां की हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है तो वहां पे बना देती है लो प्रेशर। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ने से देखिए प्रेशर कम हो गया, तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब ये टेम्परेचर ज्यादा कहां पे कम कहां पे होगा यह आपको पता चलता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में। इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि अर्थ की जो रेज है वो ओवर द हेड पड़ रही है। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे जो सन की रेज है वो स्लैंटेड होती जाएंगी तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसलिए प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है,
वायुदाब पेटियां भी हम लोग पढ़ेंगे तो इक्वेटर पे होता है लो प्रेशर, सब ट्रॉपिक पे होता है आपका हाई प्रेशर। वहीं पर जब आप मिड लैटिट्यूड पे जाओगे, मध्य जो अक्षांश है उन पे जाओगे तो वहां पर फिर से लो प्रेशर आ जाता है। ये लो प्रेशर क्यों होता है, इसका दूसरा रीजन है ना। इसमें आप ये मत कहिएगा कि जब हम क्षैतिज में ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं विषुवत रेखा से पोल्स की तरफ, तो हमारा टेम्परेचर तो लगातार घट रहा है, तो प्रेशर बढ़ना चाहिए ना। तो यहाँ लो प्रेशर बेल्ट क्यों बनती है, इसका दूसरा रीजन है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। जो एयर होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलती है। क्यों? हाई प्रेशर का मतलब यहाँ बहुत ज्यादा हवा है और यहाँ पे कम हवा है, तो ये बहुत ज्यादा हवा यहाँ से निकलने का प्रयास करेगी ना, और किस तरफ निकलेगी, जहां पर हवा कम हो। ठीक है, तो सपोज कीजिए एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि ये अर्थ है, सपोज कीजिए कि आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस पॉइंट पे सपोज कीजिए सन ओवर है, यहां पर टेम्परेचर आपका हाई है, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। लो प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ की हवा ऊपर चली जाएगी। अब हवा जिस जगह को छोड़ रही है वहां पर देखिए लो प्रेशर होगा, लेकिन जिस जगह पर पहुंचती है वहां पर वो हाई प्रेशर बना देती है। ठीक है, इस लो प्रेशर को भरने के लिए कहां से हवा आएगी, कहीं बगल से जहां पर हाई प्रेशर होगा, यहां से हवा इधर की तरफ आएगी। तो जहां से हवा निकली, पहले तो यहाँ हाई प्रेशर था, लेकिन जब इस जगह को हवा छोड़ देगी, है ना, तो यहां देखिए हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गई। उसी तरह फ्रेंड्स, जब यहां पर हाई प्रेशर है तो जाहिर सी बात है इसके आसपास कहीं ना कहीं लो प्रेशर जरूर होगा। अब यहां पर भी अपर एटमॉस्फेयर में अगर आप देखें, ये आपका अपर एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर ट्रोपोपॉज, आप समझ लीजिए ट्रोपोपॉज के पास की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी हवा का जो डायरेक्शन है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ही तरफ आपको दिखेगा। अब यहां लो प्रेशर है और यहां हाई प्रेशर है, तो ये हाई प्रेशर क्यों बन रहा है, क्योंकि ये हवा नीचे गिर रही है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। मैंने बताया जहां से हवा जगह छोड़ती है वहां बनता है लो प्रेशर, और जहां पे हवा जाती है वहां पर बनाती है हाई प्रेशर। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से हवा जगह छोड़ेगी, इसलिए वहां पर होगा लो प्रेशर, और ये हवा जहां पर जाएगी वहां पर बनाएगी हाई प्रेशर। तो नीचे अगर अर्थ पर आप देखें, जो हवा की डायरेक्शन है, एयर की डायरेक्शन है, वो कैसी है, वो आपको ऐसी दिखाई देगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में जब आप हवा की डायरेक्शन देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, इसके बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मैं लिख दूं 1003 मिलीबार, जो प्रेशर है उसको मिलीबार में नापा जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल आप कह लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पे, है ना, सी लेवल पे जो प्रेशर बनता है हमारा वो 1034 मिलीबार के आसपास बनता है, ध्यान रखिएगा, है ना, 1034 मिलीबार। मैं कहूं अगर 1003 मिलीबार, तो आप बताइए ये हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है, आप में से कोई बताए कि ये हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है। सर हाई। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई प्रेशर हाई और लो तब तक नहीं होता है जब तक आप उस प्रेशर को किसी दूसरे प्रेशर से कंपेयर ना करें, है ना। ये 1003 मिलीबार हाई प्रेशर तब होगा जब इसके बगल में कहीं 997 मिलीबार होगा, इसके कंपैरिजन में ये हाई प्रेशर है ना। आप हाई प्रेशर तो आप कंपेयर करते हो प्रेशर को या दाब को, तब आप उसे बोलते हो कि ये हाई प्रेशर है। तो मैंने बोला इस फिगर में कि यहां पर लो प्रेशर बना क्योंकि हवा ऊपर चली गई, तो ये लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि इसके बगल में सिंकिंग हो रही है एयर की, एयर नीचे की तरफ गिर रही है और यहां पर बना रही है हाई प्रेशर। तो यहां पर अगर 997 मिलीबार है तो यहां जरूर आपका 1003 मिलीबार होगा, है ना, या कोई इससे ज्यादा होगा। तो इसके कंपैरिजन में ये लो है, और ऊपर के एटमॉस्फेयर में ये जो हाई है, ये हाई इसलिए है क्योंकि इसके बगल में यहां पर कहीं लो प्रेशर है। ठीक है, तो देखिए जब प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस जब होता है, सपोज कीजिए कहीं पर हाई प्रेशर है और कहीं पर लो प्रेशर है, तो प्रेशर डिफरेंस होने के कारण ही आपकी एयर चलती है, विंड चलती है। आपको पता है यहाँ बहुत सारी हवा भरी है, ये हाई प्रेशर है तो ये हवा इधर से इधर निकलेगी लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि यहाँ उसके पास जगह बहुत है। तो ये जो विंड चली है ना, इसे हम बोलते हैं विंड्स। और जो विंड्स चलती हैं तो ये कई तरह की होती हैं, जैसे परमानेंट विंड्स होती हैं, प्लैनेटरी विंड्स जिन्हें हम कहते हैं, लोकल विंड्स होती हैं, सीजनल विंड्स होती हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा विंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी में फ्रेंड्स एक और टाइप की विंड होती है जिसे हम जियोस्ट्रॉफिक विंड भी कहते हैं।
है ना, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप कुछ लोकल विंड्स के बारे में जान लीजिए, है ना। डिफरेंट, जैसे हम बोले, सपोज कीजिए ये एक फिगर है ना, ये आपका लैंड है और ये आपका ओशियन है, और ये आपका टाइम जो है वो आपका सपोज कीजिए रात का समय है, ठीक है। रात के समय में आप बताइए जमीन ज्यादा ठंडी होगी या पानी? रात के समय में जमीन ज्यादा ठंडा? जमीन सर। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि भूमि जल्दी ठंडी जल्दी गर्म हो जाती है ड्यू टू इट्स लो स्पेसिफिक इन कंपैरिजन टू वाटर, इसका स्पेसिफिक हीट कम है, तो ये ठंडा होगा, मतलब यहाँ टेम्परेचर कम होगा। यहाँ टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ प्रेशर क्या होगा? हाई, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, है ना। क्यों? यहाँ की एयर कहाँ चली जाएगी? ऊपर, क्योंकि सॉरी यहाँ की एयर ऊपर जाने के बजाय यहाँ से एयर कहीं गिर रही होगी नीचे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा है तो जरूर ऊपर कहीं लो प्रेशर से हवा गिर करके यहाँ पर हाई प्रेशर बना रही होगी, है ना। तो अभी इसको आप भूल जाइए कि ऊपर से प्रेशर हवा गिर रही है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। पहले आप सब इतना जानो कि चूंकि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो यहाँ टेम्परेचर कम है इसलिए यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा। इसके कंपैरिजन में अगर ये ओशियन जो है ये आपके इसके कंपैरिजन में गर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये तो जल्दी से ठंडा हो गया, ये अभी धीरे धीरे ठंडा हो रहा होगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर भूमि की अपेक्षा ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे हवा ऊपर उठेगी, ठीक है। अब ये हवा जब ऊपर उठती है तो आप समझिए कि ये हवा ऊपर जाकर करके कहीं ना कहीं हाई प्रेशर बना रही होगी कि नहीं, है ना। अब ये हाई प्रेशर बना रही होगी, ये हाई प्रेशर की जो हवा है यहां पर जब हाई प्रेशर बना, ये हवा अब आसपास के एरिया में देखेगी कहां पर लो प्रेशर बन रहा है। और मैंने अभी बताया कि यहां पर टेम्परेचर कम है ना, यहां पर टेम्परेचर कम होने की वजह से हाई प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं हवा नीचे से ऊपर से नीचे गिर रही होगी, तो यहां पर वो जगह छोड़ रही है क्योंकि ऊपर वाला, तो यहां बन रहा होगा लो प्रेशर। अब देखिए ऊपर एटमॉस्फेयर में ये हाई प्रेशर है और ये आपका लो प्रेशर है, तो हवा किधर चलेगी? इस तरफ चलेगी, है ना। और नीचे वाले एटमॉस्फेयर में देखें तो यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हवा आपकी इस तरफ चलेगी। अब ये वाली जो हवा चली, ये वाली नीचे वाली, इसका टेम्परेचर कम होने की वजह से ये ठंडी होगी। ठंडी होने के कारण ही इसे हम बोलते हैं लैंड ब्रिज, PRWZD। रात के समय में ठंडी हवाएं भूमि से ओशियन की तरफ जाती हैं, इसे हम बोलते हैं लैंड ब्रिज, ठीक है। लैंड ब्रिज को आप हिंदी में बोल सकते हो स्थल समीर। तो यहां के तापमान को, जहां का तापमान ज्यादा है उसके तापमान को ये हवा कम करेगी। क्यों? क्योंकि ये ठंडी है। इसी के विपरीत अगर दिन की बात करें, हम सपोज कीजिए कि ये आपका लैंड है और अब हम डे टाइम की बात कर रहे हैं, तो भाई यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जमीन हमारी ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ का प्रेशर कम होगा, लो प्रेशर। उसी के विपरीत अगर ओशियन की हम बात करें तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। यहाँ पे बनता है आपका हाई प्रेशर, है ना। तो अब देखिए एयर किधर किधर चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और ये एयर ठंडी होगी या गर्म होगी? ठंडी होगी, क्योंकि ओशियन का टेम्परेचर अभी कम है। तो ये ठंडी हवा जब ओशियन से लैंड की तरफ चलती है तो इसे हम बोलते हैं सी ब्रिज, है ना। या आप इसको कह सकते हो सागर समीर। प्लीज एक बार कंफर्म करें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों स्थल समीर और जल समीर, ये और ये ठंडे क्यों होते हैं? ये सर क्लियर। तरीके की लोकल विंड है। इसी तरह इसी के तर्ज पे जैसे अभी हम लोगों ने बात की, दो और तरह की पवनें होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं आरोही और अवरोही। आरोही पवनों को हम एक और जानते हैं, उनमें हम बोलते हैं वेवली ब्रिज। अब घाटी समीर को समझिए। आप में से किसी का माइक ऑन है तो प्लीज म्यूट कर दें। सपोज कीजिए ये माउंटेन है दो, है ना, और हम बात कर रहे हैं दिन की। यहां पर आपका सन है, तो जो ये वैली है, ये वैली है, ठीक है, और ये साइड है माउंटेन की। यहां पर आपको टॉप दिख रहा है माउंटेन का। सन की रेज दिन के टाइम पे जो ये माउंटेन के साइड है इनको ज्यादा गर्म कर देंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर बिल्कुल सीधी रे पड़ेगी, है ना। तो इसको गर्म करने के कारण यहाँ की हवा क्या होगी? वो ऊपर की तरफ उठेगी।
क्योंकि वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, वार्म एयर जो होती है गर्म हवा उसका अपलिफ्टमेंट होता है। यहां से हवा जब ऊपर उठी तो यहां पर बन जाएगा लो प्रेशर। इस लो प्रेशर को भरने के लिए नीचे वैली जो कि इस पार्ट की अपेक्षाकृत थोड़ी ठंडी है, जहां पर हाई प्रेशर है, ये हवा नीचे से ऊपर की तरफ आएगी, है ना। माउंटेन साइड जो गर्म होकर के लो प्रेशर बन रहा है, इस जगह को भरने के लिए नीचे की जो हाई प्रेशर की हवा है ये ऊपर की तरफ अप स्लोप मूवमेंट होगा, अप स्लोप मूवमेंट, और ये ठंडी होगी। इसी को बोलते हैं हम लोग घाटी समीर या वैली ब्रिज। ये घाटी समीर अप स्लोप मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ, ठंडी होती है, कोल्डर होती है, ठीक है। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं एनाबैटिक, एनाबैटिक विंड्स। और इसी एनाबैटिक को आप हिंदी में कह सकते हैं आरोही पवनें। आरोही, आरोही और अवरोही नहीं होता है, तो आरोही पवनें एनाबैटिक विंड्स जो होती हैं ये आपकी वैली ब्रिज होती हैं। तो ध्यान दीजिए, दिन के टाइम में एक आपकी वैली ब्रिज चल रही है और एक आपकी सी ब्रिज चल रही है। तो देखिए क्वेश्चन मिक्स करके बनाया जा सकता है ना। टाइम याद रखिएगा, और वैली ब्रिज किस समय पर चल रही है और कहां से कहां चल रही है। तो हम कह सकते हैं बॉटम टू टॉप मूवमेंट होता है एयर का वैली ब्रिज में या एनाबैटिक विंड्स में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर कैटाबैटिक विंड्स की बात करें, इसी का उल्टा होता है कैटाबैटिक विंड्स या माउंटेन ब्रिज, है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं पर्वत समीर, है ना, पर्वत समीर माउंटेन ब्रिज या कैटाबैटिक विंड्स या अवरोही, अवरोही पवनें। तो वही बात हो गई कि ये दो माउंटेन्स है, ये वैली है बीच में। अब यहां पर देखिए रात का समय होगा, क्योंकि दिन के समय की हम बात कर चुके हैं इस कंडीशन में, उस टाइम पे वैली ब्रिज चल रही थी। अब रात के समय की बात करें तो आप बताइए कि रात के समय में हाई प्रेशर कहां पे होगा। भाई जहां पर दिन में लो प्रेशर था, लो प्रेशर कहां था दिन में, माउंटेन पे, तो यहां पर हाई प्रेशर अब हो जाएगा रात के समय में। और इसकी अपेक्षा नीचे जो वैली होगी यहां पर लो प्रेशर होगा, तो अब पवन ऊपर से नीचे की तरफ आएगी दोनों तरफ से, और ये पवन शीतल होगी, कूल होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं माउंटेन ब्रिज या अवरोही पवनें, कैटाबैटिक विंड्स। और ये आपकी ठीक किसकी तरह है, लैंड ब्रिज की तरह है ना। ये जो स्थल समीर है या जो पर्वत समीर है ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं, एक ही तरह से चल रही हैं। तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दी ये लोकल विंड चारों समझ में आए कि नहीं जो अभी मैंने बताया। यस सर। यस सर। ना कहीं कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। सर ये चारों लोकल विंड्स हैं। हाँ ये लोकल विंड है ना। एनाबैटिक विंड एक बार सर अगर पूछता है कि लोकल विंड्स के कितने प्रकार होते हैं तो हम 4 बता, मतलब ये लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, लोकल विंड्स नाम से ही क्लियर है, लोकल है वो उसके क्लासेस नहीं है उसका। जैसे आपका हो गया माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज, आपका हो गया लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, उसी तरह कुछ और भी लोकल पवनें हैं, लोकल विंड्स हैं। लाइक जैसे चीनूक पवन चलती है रॉकीज माउंटेन पे, है ना, चीनूक जिससे हम बोलते हैं। उसी तरह हरमेटन चलती है, सिरोक्को चलती है, तो ये भी सब लोकल विंड की ही कैटेगरी में आती है। और बहुत सारी लोकल विंड्स है, नॉर्वेस्टर चलती है आपकी न्यूजीलैंड में, ब्लिजर्ड चलती है, ये सब लोकल विंड्स है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट मेन टाइप के लोकल विंड्स हैं। इनके बाद जो कुछ लोकल विंड्स हैं जैसे चिनूक, ब्लिजर्ड, सिरोक्को, हरमेटन, सबको हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। इन पे स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सर लू भी तो एक लोकल विंड की होती है। हाँ तो अभी देखिए, अब एक चीज आप और समझिए कि ये मैंने कहा कि सरफेस है, अर्थ का सरफेस, ठीक है, और ये आपके एटमॉस्फेयर का, ये आपके एटमॉस्फेयर की सपोज कीजिए लेयर्स है। यहां पर एक अगर हम कॉलम बना दें, तो देखिए जो सबसे नीचे वाली लेयर है इसका एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा सघन होगा। ये आपको पता है एटमॉस्फेयर सघन नीचे होता है, ऊपर जाते जाते विरल होता जाता है। ये वाला थोड़ा सा विरल होगा, ये वाला और विरल होगा, ऊपर आपको विरलता बढ़ती चली जाएगी, है ना, नीचे से ऊपर जाने पर। तो जब ये सघन है मतलब यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर, गैसेज, ये सब ज्यादा है, वाटर वेपर, तो जिसके कारण उनमें जो ऊष्मा की मात्रा वही तो टेम्परेचर होती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा।
और यहाँ पर गैसेज और एयर पार्टिकल ये सब ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल और जो भी ऊष्मा को अवशोषित अपने अंदर रखते हैं वो सब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो विरल होता जा रहा है। तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और इन सब की विरलता के कारण ही आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा, है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। तो अगर वर्टिकली हम ऊपर जाएं तो देखिए टेम्परेचर भी कम हो रहा है और प्रेशर भी कम हो रहा है। अगर मैं एक कंडीशन दूं आपको कि अगर ये सपोज कीजिए एक पहाड़ है, आप में से ही सपोज कीजिए एक स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा है इसी चोटी में, चोटी के ऊपर बिल्कुल, और एक स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, ग्राउंड सरफेस। तो प्रेशर किसके ऊपर ज्यादा पड़ रहा होगा? ये जो ऊपर खड़ा है इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा या जो नीचे खड़ा है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा? क्यों इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है? क्योंकि आप देखिए इसके ऊपर पूरा एयर कॉलम लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ही एयर कॉलम है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यही मतलब एक दो एग्जांपल्स थे कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका प्रेशर कम होता जाएगा। अब मैंने अभी बात की थी दाब प्रवणता की या प्रेशर ग्रेडियंट की। देखिए ये क्या चीज है, 5:11 हो गया, चलिए कोई नहीं। देखिए मैंने बोला जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसको हिंदी में बोलते हैं दाब प्रवणता। अगर कहीं पर हाई प्रेशर है और कहीं पर लो प्रेशर है ना, तो इसका जो डिफरेंस है वही कहलाता है दाब प्रवणता या प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब अगर ये आपका बीच में सपोज कि ये हाई प्रेशर है ना, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो जो समदाब रेखाएं, जिस तरह समताप रेखाएं थी उसी तरह आप एवरेज प्रेशर को अगर मिला दो उनसे जो रेखा बनेगी वो समदाब रेखा बनेगी या आइसोबार्स बनेंगे। तो ये आइसोबार्स हैं आपके। यहाँ पर देखिए आइसोबार्स दूर दूर हैं, तो मतलब यहाँ पर जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो कम है, दाब प्रवणता कम है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, दाब प्रवणता ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब प्रेशर ग्रेडियंट ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसी डायरेक्शन में विंड चलती है। जैसे मैंने ये एक आइसोबार बना दी, ये बना दी, ये बना दी, ये बना दी। इसका है सपोज कीजिए 996 मिलीबार, यहाँ पर है आपका 1000 मिलीबार, यहाँ पर आपका 1003 मिलीबार और 1009 मिलीबार। ये आपके प्रेशर सेम प्रेशर लाइंस हैं, आइसोबार्स हैं। तो जो विंड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? प्रेशर ग्रेडियंट पहले आप निकालो कि प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये आपका लो है और ये आपका हाई है, तो प्रेशर ग्रेडियंट ऐसे ही तो बनेगा, हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर तक, है ना। तो यही आपकी विंड की डायरेक्शन होती है। अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो विंड की डायरेक्शन होती है वो कोरियोलिस फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और यहां पर ये आपकी विंड है, तो जो कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है। कोरियोलिस बल क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल या जो इफेक्ट है उसे हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, है ना। तो जो विंड की डायरेक्शन है वो इसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जब विंड की डायरेक्शन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाती है तो विंड हमारी कहलाती है जियोस्ट्रॉफिक विंड, ध्यान रखिएगा। जब विंड की डायरेक्शन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाए, है ना, तो उस विंड को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जियोस्ट्रॉफिक विंड्स जो होती हैं ये आपके अपर एटमॉस्फेयर में चलती हैं, ठीक है। अब जियोस्ट्रॉफिक विंड्स को हिंदी में एग्जैक्टली क्या कहते हैं, प्लीज आप में से कोई इसको सर्च करना। मैंने थोड़ा सा देखा था, मुझे मिला नहीं कहीं ये, क्योंकि मैं नेट पे ही लेता हूँ। जब अगर मुझे देखना होता है किसी चीज की हिंदी को तो मैं नेट को ही कंसर्न करता हूँ, है ना। तो एग्जैक्ट मुझे उसका मतलब नहीं वहां पर मिला। सपोज कीजिए तो नहीं है, नहीं आप लोग इसको देख लेना। मैं भी अलग से प्रयास करूंगा, आपको जो पीपीटी दूंगा उसमें मैं हिंदी लिख करके दूंगा। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, है ना। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है जियोस्ट्रॉफिक विंड का। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स आई थिंक भूमि स्थिरांक पौने कुछ ऐसे करके वहां पर लिखा हुआ था नेट में, लेकिन कोई इशू नहीं है। देखिए मैंने बोला कि ये प्रेशर ग्रेडियंट है। अगर विंड इसके परपेंडिकुलर चलने लगे, और भाई कोरियोलिस फोर्स के तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा ही, आप याद कर लो। तो ये जो विंड चली इसे हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। ये वेस्ट टू ईस्ट चलती है, ध्यान रखिएगा। और ये विंड कहाँ चलती है अभी मैं आपको बताता हूँ, अगला हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ग्लोबल विंड सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो त्रिकोशिकीय मॉडल है ना, जिसको ट्राई सेलुलर मॉडल हम लोग कहते हैं विंड का एटमॉस्फेयर में, वो आप देखिए। इसको थोड़ा सा हम लोग गोल बना लेते हैं अर्थ को,
ये आपका अर्थ है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर बीच में है बिल्कुल इक्वेटर, उसके ऊपर है आपका 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये आपका 0 डिग्री है। इसके ऊपर हम बना लेते हैं 60 डिग्री नॉर्थ, नीचे बना लेते हैं 30 डिग्री साउथ, और यहाँ पर बना लेते हैं 60 डिग्री साउथ। यहाँ पर आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इक्वेटर पर सन 2 बार ओवरहेड होता है, आपको पता है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि जो सन है वो इक्वेटर भूमध्य रेखा पर आपके सर के ऊपर है या ओवरहेड है। इस पे ओवरहेड होने के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये हवा ऊपर उठेगी इक्वेटर से। इक्वेटर से जो हवा ऊपर उठती है वो बिल्कुल ऊपर ही उठते हुए नहीं चली जाती है, वो ट्रोपोपॉज तक जाएगी, है ना। तो अभी हम लोग इस वाले फिगर में देखते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से एक फिगर बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बड़ा फिगर दिखाई दे। केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लेके हम लोग अभी चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ है, और ये आपका 60 डिग्री नॉर्थ है। जैसा हम लोग उत्तरी गोलार्ध में समझेंगे वही सेम आपका दक्षिणी गोलार्ध में भी आप बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो हवा इक्वेटर से उठे ऊपर, अब हवा का अपलिफ्टमेंट होगा, क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर है, तो यहां से हवा ऊपर उठी, ये आपकी ट्रोपोपॉज तक जाएगी। अब देखिए ट्रोपोपॉज में कैसे बना रहा हूं। ट्रोपोपॉज की हाइट इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होती है, आपकी ट्रोपोपॉज है। क्षोभ आप कह लो, जो एक क्षोभ मंडल के बाद वाली जो लाइन होती है, हिंदी में याद नहीं आ रहा मुझे क्या बोलते हैं उसे, ट्रोपोपॉज है ना, जो टेम्परेचर का पॉज लग जाता है, इसके बाद आपका समताप मंडल स्टार्ट हो जाता है। क्षोभ सीमा आई थिंक कहते हैं, क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा, ठीक है। तो ये क्षोभ सीमा तक है, और यहाँ पर उठने के बाद इस एयर के पास आप बताइए 2 ही रास्ते हैं, या तो ये अपने राइट मुड़ेगी या लेफ्ट मुड़ेगी। जो लेफ्ट मुड़ेगी वो चली जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और मतलब उत्तरी गोलार्ध में, और जो राइट मुड़ेगी वो चली जाएगी आपकी दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहां से हवा ऊपर उठी है, इसलिए इसको बोलते हैं लो प्रेशर, और इस पूरे बेल्ट को बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, मतलब विश्वतीय निम्न दाब पेटी, विश्वत रेखीय निम्न दाब पेटी से बोला जाता है। अब ये जो एयर इधर गई है, ये वाला जो ब्रांच है जो नॉर्थ की तरफ मुड़ा है, इसको आप यहीं पे अभी रोक दीजिए, ठीक है। मैंने कहा कि इक्वेटर पे किसके कारण हवा उठी है और किसके कारण ये पेटी बन रही है, वो है टेम्परेचर के कारण। मेन यहां पर फैक्टर है टेम्परेचर, इसीलिए इस पेटी को हम बोलते हैं थर्मल बेल्ट या तापीय पेटी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो है ये आपका डायनामिक बेल्ट है, ये थर्मल बेल्ट नहीं है। अब डायनामिक बेल्ट क्यों है ये भी आप समझिए। इक्वेटर की अगर आप अर्थ की रोटेशनल स्पीड की बात करें, रोटेशनल स्पीड अर्थ की मैक्सिमम कहां पर है, वो इक्वेटर पर होती है, मिनिमम आपकी पोल्स पर होती है। रोटेशनल स्पीड अगर इक्वेटर पे मैक्सिमम है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्रापसारी बल जो होता है वो ज्यादा कहां पर होगा, वो आपका इक्वेटर पे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर तेजी से घूम रहा है, रोटेशनल स्पीड ज्यादा है ना। केंद्रापसारी बल ज्यादा होने के कारण भी ये हवा ऊपर की तरफ उठती है, लेकिन जो ये आपका घूर्णन के कारण हुआ ना, केंद्रापसारी बल जो है ये तो आपका पृथ्वी की घूर्णन के कारण पैदा हो रहा है ना, तो इसीलिए इसे हम डायनेमिक फैक्टर कंसीडर करते हैं। जो इक्वेटर है, विषुवत रेखीय बेल्ट है, वो आपका थर्मल और डायनेमिक दोनों के कारण बन रहा है, लेकिन हम इसे थर्मल बेल्ट ही क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं, तापीय पेटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शनली हाई टेम्परेचर हो रहा है, क्योंकि सन 2 बार साल में ओवरहेड हो रहा है। टेम्परेचर वाले फैक्टर का आप कह लो तराजू पे टेम्परेचर का पड़ना भारी है इन कंपैरिजन टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्रापसारी बल, इसीलिए इसे थर्मल बेल्ट कहते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर इस बेल्ट की हम बात करें तो यहां पर आपका केंद्रापसारी बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर ज्यादा है इक्वेटर पर, तो इक्वेटर से थोड़ा कम आपका 30 डिग्री पे होगा, है ना। ये आपका 30 डिग्री है, नीचे वाला, ऊपर वाला आपका 60 डिग्री है। ये आपका है 30 और ये है 60। 30 डिग्री पे आप आओगे 0 डिग्री से, मतलब जब सब ट्रॉपिक रीजन में आओगे, है ना, तो यहां पर आपको सब ट्रॉपिकल बेल्ट जो है, यहां पर केंद्रापसारी बल इक्वेटर से तो कम होगा, लेकिन ऊपर वाले से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता जाएगा, क्योंकि जो रोटेशनल स्पीड है वो कम होती जा रही है अर्थ की। पोल्स पर रोटेशनल स्पीड सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़े तो रोटेशनल स्पीड आपकी कम हो रही है,
लेकिन एक चीज यहाँ पर और है कि यहाँ से हवा सपोज कीजिए केंद्रापसारी बल के कारण ऊपर उठी, तो ये जो हवा आई है, ये हवा इधर से आने वाली एक एयर से टकरा करके नीचे की तरफ गिरती है और ये इस उठने वाली एयर को ये नीचे दबा देती है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत तेज होता है यहाँ पर अपर एटमॉस्फेयर में, जो कन्वर्जेंस है या जो एयर की लड़ाई है आमने सामने से आती हुई। अब ये जो एयर इधर से आ रही है ये कौन सी एयर है, इसको समझने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि फ्रेंड्स ये जो बेल्ट आपकी 60 डिग्री नॉर्थ वाली है ना, ये सब पोलर कहलाती है, उपध्रुवीय पेटी। उपध्रुवीय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ध्रुवों के सबसे करीब है, तो ये उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट कहलाती है ना। उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट क्यों कहलाएगी, क्योंकि ध्रुवों की अपेक्षा तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगी रहा है ना, तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये हवा ऊपर की तरफ उठेगी। और ये ऊपर की तरफ इसलिए भी आराम से उठती है क्योंकि इस हवा को, जैसे यहाँ पर इस हवा को दबा रहा था, ये आपका सब ट्रॉपिक रीजन का जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां पर जो हवा कन्वर्ज हो रही है वो नीचे की तरफ दबा दे रही है इसको। यहाँ पर ऐसी कोई एयर नहीं इसको दबाने के लिए, तो ये फ्रीली ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और ऊपर उठने के बाद देखिए एक ब्रांच इधर निकली जो कि लड़ रही थी आपकी सब ट्रॉपिक रीजन में अपर एटमॉस्फेयर में आकर के, जो इक्वेटर से हवा आ रही है विषुवत रेखा से, इससे। और ये दोनों हवाएं जब आपस में यहाँ पे लड़ती हैं, एक इधर से आई और एक इधर से आई, तो ये टक्कर के बाद नीचे तो गिरेंगी, ऊपर थोड़ी निकल जाएंगी, है ना। और नीचे गिरने के बाद भी ये अर्थ में थोड़ी ना घुस जाएंगे, ये तो एक ऊपर की तरफ जाएगी और एक नीचे की तरफ जाएगी। तो देखिए इस तरह से दो बेल्ट बन गए, दो आपका सेल बन गया और 3 बेल्ट बन गए। एक हवा ये ऊपर की तरफ गई, इधर आई, नीचे आई और फिर वापस इधर चली आई। ये एक जो बेल्ट बना, इसका पता लगाया था हेडले महोदय ने, इसलिए इसको हेडले सेल बोला गया। इसके ऊपर वाला जो सेल बना आपकी, एक इधर नीचे आई, फिर इधर एक हवा गई, ऊपर गई, ये जो एक सेल बन रहा है इसका पता लगाया था फेरेल ने, इसलिए इसे फेरेल सेल बोला गया। उसी तरह जो उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है, हवा के उठने के कारण ये निम्न दाब बन रहा है, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर के कारण ये लो प्रेशर नहीं बन रहा है, टेम्परेचर तो यहाँ पे भी कम है ना, लेकिन ये निम्न दाब क्यों बन रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण या डायनेमिक फैक्टर के कारण। ये हवा ऊपर उठी तो ये एक ब्रांच चली गई आपकी सब ट्रॉपिक रीजन में और दूसरी चली जाएगी आपकी ध्रुवीय क्षेत्र में, पोलर रीजन में। और पोलर रीजन में नीचे तो हाई प्रेशर ही है ना, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, नीचे पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो इसलिए ये ऊपर से हवा नीचे गिर रही कि ये हाई प्रेशर बना देती है नीचे, और ऊपर बन जाता है आपका लो प्रेशर। और ये नीचे गिरने के बाद भी इसके पास दो ही ऑप्शन, या तो ये किधर आएगी और दूसरी इधर जाएगी। तो देखिए जो तीसरा सेल बना इसे हम बोलते हैं पोलर सेल या ध्रुवीय कोशिका। तो इस तरीके से ये ट्राई सेलुलर मॉडल आपका बनता है, ठीक है। इस फिगर को आप थोड़ा और एक नजरिए से कंसीडर करें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज पूछ लेना, लेकिन आप फिलहाल इस पे ध्यान दो जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा या नहीं समझ में आएगा तो ये यहाँ सब समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर है आपका 30 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग बोल रहे थे सब ट्रॉपिकल जोन, और यहाँ पर है आपका 60 डिग्री नॉर्थ, और ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है जो वर्टिकल है, इसको हम लोग दिखा रहे हैं हाइट, ये 0 है, ये 5 हो गया किलोमीटर, ये आपका 10 किलोमीटर हो गया, और ये आपका 15 किलोमीटर हो गया। ट्रोपोपॉज अगर बनाया जाए तो ट्रोपोपॉज की हाइट कुछ ऐसे ही तो होती है, रेड कलर का देखिए मैं ट्रोपोपॉज बना रहा हूँ, यही तो है ट्रोपोपॉज। मैंने कहा इक्वेटर से जो हवा ऊपर की तरफ उठ रही है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यहाँ पर सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और प्रेशर लो है ना। तो यहाँ से हवा ऊपर उठी तो टकराने के बाद इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो इधर आएगी और या तो इधर जाएगी, जब ये ट्रोपोपॉज से या क्षोभ सीमा से टकराती है। ये हवा जो यहाँ पे आ रही है इसको आप यहीं पे अभी रोक दीजिए, ठीक है। मैंने कहा कि ये वाली जो इक्वेटर पे बेल्ट बनी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या विषुवतीय निम्न दाब पेटी, ये आपकी थर्मल बेल्ट है। उसी तरह जो आपका 60 डिग्री नॉर्थ पे बेल्ट बन रही है, जिसको हम बोल रहे हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये आपकी डायनेमिक बेल्ट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बन गई है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हवा आई है, ठीक है, आपको पता है पोल के ऊपर यहाँ पर 90 डिग्री का जो सरफेस है, पोल की सतह पर यहाँ पर हाई, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है बर्फ के कारण।
हाई प्रेशर होने के कारण हवा ऊपर से नीचे की तरफ सिंक हो रही होगी। ये हवा जो ऊपर से नीचे की तरफ सिंक हुई, इसके पास दो रास्ते हैं, ये एक ब्रांच इधर आएगा और एक ब्रांच पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये वाली जो बेल्ट है 60 डिग्री वाली, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण एक एयर ऊपर उठ रही होगी। जो एयर ऊपर उठेगी उसकी एक ब्रांच इस तरफ आएगी, दूसरी ब्रांच इस तरफ जाएगी। ये जो दोनों एयर टकरा रही हैं आपस में, एक जो आपकी इक्वेटर से विषुवत रेखा के पास से आ रही है और एक आपकी जो सब पोलर रीजन से आ रही है, ये दोनों जब आपस में टकराएंगी कहां पर? सब ट्रॉपिकल रीजन के अपर एटमॉस्फेयर में। तो टकराने के बाद इनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है नीचे गिरने का। तो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ये नीचे की तरफ गिरकर दो ब्रांच में टूट जाती हैं, इस तरह से और इस तरह से। तो देखिए, ये पहला सेल बन गया, ये दूसरा सेल बन गया और ये तीसरा सेल बन गया। ये आपका हेडले सेल है, ये फेरल सेल है और ये पोलर सेल है। प्लीज एक बार कंफर्म कर दिए, ट्राई सेलुलर मॉडल समझ में आएगा? यस सर, यस सर, यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। नहीं, आप बताओ समझ में क्या नहीं आया, इसमें क्या समझ में नहीं आया? क्योंकि रिपीट करेंगे तो पूरा रिपीट होगा ना। सर मुझे यहाँ से जैसे कि लंबाई जो नाप रहे हैं, हाँ क्या बोलते हैं सही, लेंथ की, वो चीज समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आया जी? क्या नहीं समझ में आया आपके? सर जो वापिस जो किरणें आ रही है इसकी पूछ रही मैं। देखिए, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, भले आज यही टॉपिक हो, लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी की बस एक क्लास और होगी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक थोड़ा समझा के मैं भेजूंगा, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन से स्टार्ट होंगे, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे भी समझ में नहीं आएगा आपको। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, थोड़ा टाइम बचा भी हुआ है ना। मैंने कहा कि ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका है विषुवत रेखा इक्वेटर। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, यहां पर सन की रेस बिल्कुल सीधी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं 2 लैटिट्यूड और बना रहा हूं, अक्षांश 2 और बना रहा हूं। एक है आपका 30 डिग्री नॉर्थ और एक है आपका 60 डिग्री नॉर्थ। अब इसके ऊपर देखिए ट्रोपोपॉज मैंने कैसे बनाया है। ट्रोपोपॉज की हाइट आपको पता है इक्वेटर पे ज्यादा होती है और पोल्स पे कम होती है, ध्रुवों पर कम होती है, पहले ही बता चुका हूं। ये आपका क्षोभ सीमा है। ठीक है, जब ये वाली बेल्ट पूरी गर्म हो जाएगी, क्योंकि जो सन है वो इसी के सर के ऊपर है, जब ये वाली बेल्ट पूरी गर्म होगी तो यहां से जो एयर होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी तो लो प्रेशर बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर लो प्रेशर लो होगा या कम होगा। ये लो प्रेशर क्यों बन रहा होगा? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ की हवा ऊपर की तरफ उठ रही होगी। ऊपर उठने के बाद इसके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन इधर का है और एक ऑप्शन इधर का है। ट्रोपोपॉज के बाहर वो नहीं निकल सकती। ठीक है, तो 2 तरफ गई। जो हवा इस तरफ आ रही है मतलब आपकी जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल, अभी इसको बेल्ट हम कह देते हैं सिर्फ। ठीक है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट। यहां पर जो हवा होगी, सपोज कीजिए कि यहाँ की हवा ऊपर उठने का प्रयास करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो रोटेशनल स्पीड है अर्थ की, वो आपकी इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है और जैसे जैसे आप पोल्स पे जाते हो तो रोटेशनल स्पीड कम होती जाती है ना। इक्वेटर पे रोटेशनल स्पीड बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हवा ऊपर की तरफ उठी। लेकिन हम इसे तापीय पेटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का एक एक्सेप्शन है। सन 2 बार ओवरहेड हो रहा है। जो प्रेशर बेल्ट है वो 2 तरह से क्लासिफाइड है, एक आपका थर्मल बेल्ट तापीय पेटी और एक है आपकी डायनेमिक बेल्ट, है ना। जो थर्मल बेल्ट है वो कौन कौन से हैं? एक आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और एक आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, मतलब ध्रुवीय उच्च दाब पेटी और विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, ये आपकी तापीय पेटियां हैं। जो डायनेमिक बेल्ट है वो कौन कौन से हैं? एक आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और एक है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब पोलर मतलब उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी और जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का मतलब हो गया कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक है, ये आपकी डायनेमिक बेल्ट है। अब मैंने कहा कि ये आपकी जो 30 डिग्री नॉर्थ वाली है ये तापीय नहीं है, ये डायनेमिक है। आपने यहां पर देख लिया, मैंने लिख दिया है। मतलब यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहां से एयर ऊपर उठने का प्रयास करती है। लेकिन जो ये वाली एयर आई है इक्वेटर की तरफ से, जो ये वाली एयर हम लोग बना रहे हैं, ये इधर से आने वाली एक एयर से टकराती है और नीचे बहुत तेजी से आप कह लो अब्रप्ट टेक फॉल होता है एयर का।
ये एयर है वो नीचे की तरफ गिरती है। अब जब एयर नीचे की तरफ गिरेगी तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या बनाएगी, हाई प्रेशर। तो इसीलिए इस पूरी बेल्ट को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसके ऊपर वाली जो बेल्ट है जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा होगा, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैंने अभी बताया कि जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये डायनेमिक बेल्ट है, तो यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण या केंद्रापसारी बल के कारण पृथ्वी की, क्योंकि यहाँ पर घूर्णन है पृथ्वी का, तो इसके कारण हवा बाहर की तरफ फेंकेगी, है ना, बाहर की तरफ जाएगी, और बाहर की तरफ जाने के बाद यही वाली ब्रांच इधर आ रही होगी जो कि टकरा करके यहाँ पर सब ट्रॉपिक पे हाई प्रेशर बना रही थी। इसके पास अगर उत्तरी ब्रांच की बात करें तो एक ही ऑप्शन है इधर जाने का, और ये जो हवा इधर गई है ये नीचे गिर करके पोल्स पे हाई प्रेशर बनाती है। पोल पर गिरने के बाद एक ऑप्शन इधर जाने का है और एक ऑप्शन आपका सब पोलर रीजन पे आने का है ना। तो यहाँ पे देखिए एक बेल्ट बन गया, इसे हम बोलेंगे पोलर सेल, ध्रुवीय पेटी आप कह लो या ध्रुवीय कोशिका। उसके बाद जो ये सब ट्रॉपिक रीजन पे 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे हवा गिरी है, ये भी आपकी एक नॉर्थ में जाएगी और एक साउथ में जाएगी। नॉर्थ में जो बेल्ट बना वो आपका कहलाएगा फेरल सेल, क्योंकि फेरल ने इसका पता लगाया, उनके नाम पर इस सेल का नाम रख दिया गया। और जो नीचे वाला है इसे हम बोलेंगे हेडले सेल, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्राइसेलुलर मॉडल आपका बनता है, जिसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है और जो आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ये आपका दोनों थर्मल कारण से बन रहा है, टेम्परेचर की वजह से बन रहा है। वहीं पर जो आपके बीच के दोनों बेल्ट हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्रापसारी बल के कारण बनते हैं। तो इसीलिए जो प्रेशर बेल्ट हैं टोटल 7 होते हैं, तो उसमें जो आपका ये दोनों बेल्ट हैं, सब पोलर उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी या उपोष्ण उच्च दाब पेटी, ये दोनों आपके बनते हैं डायनेमिक फैक्टर के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण, घूर्णन के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, इसीलिए इन्हें डायनेमिक बेल्ट बोलते हैं। और जो ऊपर और नीचे वाला है ध्रुवीय और विषुवत रेखा वाला, ये आपका तापमान के कारण बनता है, इसीलिए इसे तापीय बेल्ट या थर्मल बेल्ट बोलते हैं। प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जी सर। ये है ना, थोड़ा सा एक्सटेंड और करेंगे सर, 10 मिनट का टाइम और दीजिएगा। मेघराज सर अगर सुन रहे हो तो प्लीज 10 मिनट का समय और दीजिएगा। ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। जी सर। 30। हाँ सर कुछ कह रहे थे? हाँ मैं कह रहा था सर कि मुझे 10 से 15 मिनट का समय और दे दीजिए, बस 10 मिनट का समय दे दीजिए, एक कॉन्सेप्ट और बताना है। ओके ओके सर, ओके। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कि ये आपका विषुवत रेखा है, ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है ना, ये आपका टेम्परेट रीजन है, इसी को हम लोग सब पोलर रीजन भी बोलते हैं, और ये आपका पोलर रीजन है 90 डिग्री नॉर्थ। अब केवल हम लोग सरफेस विंड की बात करेंगे, ठीक है। सरफेस विंड का मतलब कि आप अगर इक्वेटर की बात करें तो अगर हम हल्के रंग से बनाएं तो यहाँ पर ऊपर गई थी एयर, यहाँ से एयर इधर आई थी, फिर यहाँ नीचे गिरने के बाद देखिए सरफेस पे आपकी एक विंड इधर चली और एक विंड इधर की तरफ गई। मतलब इक्वेटर ये आपका हाई प्रेशर बन रहा था, ये आपका लो प्रेशर बन रहा था, ये आपका हाई प्रेशर बन रहा था, ये आपका लो प्रेशर था सब पोलर, और ये आपका हाई प्रेशर था, है ना। तो अब देखिए एयर तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी ना, तो अगर एयर की डायरेक्शन हम अर्थ के सरफेस पे बनाएं तो ये आपकी एक डायरेक्शन ये बनी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एक डायरेक्शन हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये बनी, और एक डायरेक्शन हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये बनी। हमें पता है कि फेरेल्स लॉ क्या कहता है, फेरेल सेल का जिन्होंने पता लगाया उन्होंने फेरेल लॉ एक बताया, और उस लॉ के अनुसार उन्होंने बोला कि जो उत्तरी गोलार्ध की पवनें हैं वो अर्थ के कोरियोलिस बल के कारण अपने आप कह लो राइट मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं वो कोरियोलिस फोर्स के कारण अपने राइट मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो पृथ्वी के या अर्थ के कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल के कारण अपने लेफ्ट मुड़ जाता है। तो आप बताइए ये वाली जो हवा है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में चल रही है, ये हवा अपने राइट मुड़ेगी तो किधर जाएगी, ये हवा इस तरफ आएगी, है ना। उसी तरह अगर ये जो ऊपर जो हवा जा रही है उप ध्रुवों की तरफ, ये हवा अपने राइट मुड़ेगी तो किधर जाएगी, ये इधर राइट की तरफ मुड़ जाएगी। पोल से जो हवा आ रही है ये अपने राइट किधर मुड़ेगी, तो ये भी बिल्कुल इस तरफ अपने राइट मुड़ जाएगी। तो अगर हम एक मतलब सरफेस पे एयर को बनाएं, है ना, सरफेस पे एयर की डायरेक्शन बनाएं तो आपकी कुछ ऐसी दिखाई देगी। और अगर सब ट्रॉपिकल और सब पोलर रीजन के बीच में एयर को बनाएं तो ऐसे दिखाई देगा, और ध्रुव से जो एयर आती हैं वो ये बनती हैं।
या ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो पवन होती है, विंड होती है, उसका नामांकन किस आधार पर किया जाता है? जिस दिशा से वो आ रही होती है, ठीक है। तो अगर हम इस विंड की बात करें जो सब पोलर और सब ट्रॉपिकल रीजन के बीच में चल रही है, तो इस विंड को हम क्या कह सकते हैं? ये वेस्ट से ही तो आ रही है, इसीलिए इसे वेस्टर्ली बोलते हैं, वेस्टर्ली या पछुआ पवन, ठीक है। जो ये ध्रुवों से पवन आ रही है या जो एयर आ रही है, विंड आ रही है, वो ईस्ट से आ रही है, इसीलिए इसे पोलर ईस्टर्ली बोलते हैं, या आप कह लो कि ध्रुवीय पूर्वी पवन। और जो आपकी बीच में पवन, एकदम नीचे इक्वेटर पे पवन चल रही है ना, ध्यान रखिएगा, इसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जिन्हें बोलते हैं ट्रेड विंड। ट्रेड विंड मतलब व्यापारिक पवन है, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। अब ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन अगर आप में कंफ्यूज हो रहे हो कहीं से, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। और इसी में आप बीच में और बना दो, तो ये जो डायरेक्शन है ये आपकी नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका साउथ वेस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। यही चीज फेरेल ने बताई थी। अब इसी को आप दक्षिणी गोलार्ध में बनाओगे तो इस फिगर में ध्यान देना जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपका पूरा है, देखिए मैंने आपको बताया कि ये आपका हेडलेस सेल कैसे बना, यहाँ से अब एयर ऊपर उठी है ना, उसके बाद इधर आई, ये जो विंड चली है ऊपर की तरफ, इसे हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम और या ट्रॉपिकल जेट, ठीक है, या विषुवतीय जेट। उसके बाद जो इसी तरह जो ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में ट्रोपोपॉज के पास पवन चल रही है, ये वाली, इसे हम बोलते हैं टेम्परेट जेट। और सबसे ऊपर जो पवन चल रही है पोलर रीजन में, उसे हम बोलते हैं ध्रुवीय जेट पवन या ध्रुवीय जेट। जेट धारा भी इन्हें का बोला जाता है। देखिए यहाँ पर आपकी जो ये पवन है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। अब जब आप नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तरी गोला दक्षिणी गोला दोनों के लिए जब आप ये चीजें बनाओगे फिगर, तो आपको दिखाई देगा कि इक्वेटर पर 0 डिग्री पर एक तरह का कन्वर्जेंस हो रहा है ना। जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड है आपस में कन्वर्ज कर रही है इस तरह से, इसीलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है, ठीक है। कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अगर आप में से प्लीज किसी को इसका एग्जैक्ट हिंदी पता हो तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। जी बिल्कुल, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका ITCZ है। इस कन्वर्जेंस के कारण यहाँ की एयर बहुत शांत हो जाती है, इसीलिए इसे डोल्ड्रम बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि एयर बहुत शांत हो जाती है। अब इसी में फ्रेंड जो 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड था हमारा, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल बोल रहे थे या उपोष्ण कटिबंध बोल रहे थे, है ना, वहां पर हाई प्रेशर बनता है। और ध्यान दीजिएगा इसी को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं या अश्व अक्षांश। 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण, ये दोनों आपके अश्व अक्षांश हैं। अश्व अक्षांश क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने टाइम पर यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, मैंने बोला कि यहाँ पर हवा सिंक कर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है और हाई प्रेशर बना रही है। और ध्यान रखिएगा एक और कॉन्सेप्ट कि जब हवा ऊपर उठती है ना, नीचे अगर लो प्रेशर बना है, हवा ऊपर उठ रही है, तो इसे हम बोलते हैं वातावरण की स्थिरता, है ना, या फिर स्टेबिलिटी बोला जाता है। वहीं पर हवा जहां पर नीचे गिर रही होती है, सॉरी, इसे अस्थिरता बोलते हैं, इनस्टेबिलिटी, है ना, पर्यावरण की अस्थिरता बोलते हैं। जब एयर ऊपर की तरफ उठेगी और नीचे जब गिर रही होगी, सिंक कर रही होगी, तो इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, मतलब एटमॉस्फेयर बहुत स्टेबल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हवा ऊपर की तरफ उठती है गर्म होकर के, तो ये अपना तापमान निरंतर खोती जाती है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो ऊपर की एयर का तापमान बिल्कुल कम हो जाता है और यहाँ पे ये कंडेंस हो जाती है, संघनन उसका होने लगता है, जिसके कारण क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बादल बनते हैं, रेनफॉल होती है, थंडर स्टॉर्म होता है ना। तो इस कारण से ही बोला जाता है कि एटमॉस्फेयर हमारा इनस्टेबल हो गया। और जब नीचे गिरेगी तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी, बादल नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी, तो उसे बोला जाता है कि हमारा जो वातावरण है वो स्थिर है या स्टेबिलिटी है। तो अगर स्टेबिलिटी कहां पर आपको दिख रही है? अश्व अक्षांश पे ही दिख रही है। देखिए यहाँ पर इस बेल्ट पे आपका जो एयर है वो नीचे की तरफ गिर रही है, अभी मैंने आपको बताया था। तो नीचे की तरफ सिंकिंग के कारण ही यहाँ पर स्थिरता आती है या वातावरण की, पवन बिल्कुल नहीं चलती है। तो जब पुराने समय में यहाँ पर व्यापार किया जाता था घोड़े का, एशिया यूरोप से जब एशिया में घोड़े का व्यापार होता था, जब इस अक्षांश पे वो पहुंचते थे, तो पुराने टाइम पे कोई मैकेनाइज्ड बोट तो होते नहीं थे, है ना, मशीन से चलने वाले, हाथ से चलाने वाले चप्पू वाले नाव होते थे। तो उस पर आप घोड़े को लाद करके कितना चप्पू चलाओ, तो इसलिए वो घोड़ों को कुदा देते थे पानी में,
रस्सी से बांध करके। तो ये परिघटनाएं इतनी तेज होती थी यहाँ पर, इसीलिए इस पूरे अक्षांश का नाम रख दिया गया अश्वक्षांश। ठीक है, और ये वाला जो फिगर अभी मैंने आपको बना के दिखाया था कि यहाँ पर आप देखिए जो कन्वर्जेंस हो रहा है अपर एटमॉस्फेयर में, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये आपका अश्वक्षांश है, यहाँ पर एयर नीचे की तरफ गिर रही है ना। तो यहाँ पर आपका स्टेबिलिटी की कंडीशन है, और जब एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है तो वही आपका आप कह लीजिए प्रति चक्रवात कंडीशन होती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। अगर एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो ये आपकी साइक्लोनिक कंडीशन होती है, या चक्रवाती आप कह लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। और जो आपका चक्रवाती स्थिति आपको कहाँ मिलेगी? 60 डिग्री पे, उपध्रुवों पे। क्यों? क्योंकि हवा ऊपर की तरफ उठ रही है। ठीक है जी सर। प्लीज एक बार कंफर्म करें कि ये चीजें समझ में आई कि नहीं जो आज बताई गई है। सर क्लियर है। क्वेश्चन यस सर। यस